नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सभी का यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सभी को वेलकम। जो जो नए जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे और ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपन वंशज की अपन जो बात कर रहे हैं, नया टॉपिक अपना शुरू होने वाला है। एकीकरण खत्म हो गया था, इसके बाद अपन नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा अपना मेवाड़ यानी कि गुहिल वंश। मेवाड़ की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अगर मेवाड़ की बात आ जाए तो बस एक शोर जैसा, मतलब ऐसा लगता है कि इतिहास ही मेवाड़ी है। सभी राजवंशों में अगर सर्वाधिक जो राजस्थान की जो वीरांगना, जो राजस्थान की जो आप इतिहास को जानते हो, या राजस्थान की वीर गति, जो जितने भी यानी कि पूरे विश्व में अगर कोई जहाँ का सर्वाधिक जो इतिहास रहा है वो है मेवाड़ का इतिहास। कहाँ का इतिहास दोस्तों? मेवाड़ का इतिहास, चित्तौड़ का इतिहास। बड़े बड़े शासक, बहुत ही वीर शासक यहाँ पर हुए हैं। महाराणा प्रताप यहाँ हुए हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह, ये सभी शासक। आप पद्मिनी की कहानी जो सुनने वाले हो, पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बारे में जो आपने वीरांगना, जो इनकी जौहर के बारे में, जो वीर गाथाएं इनके बारे में सुनी है, वो सभी यहाँ से कनेक्ट है, यानी कि यहाँ से अपन इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब मैंने पहले दिन क्लास पढ़ाना प्रारंभ किया था तब मैंने स्टार्ट किया था मारवाड़ से। कोई कारण रह गया था दोस्तों कि मैं मेवाड़ से स्टार्ट नहीं करा सका था अपनी क्लास। मैंने स्टार्ट करी थी मारवाड़ से। मारवाड़ से पढ़ा के मैंने राठौड़ वंश पढ़ा है, उसके बाद मैंने कछुआ वंश पढ़ा है, उसके बाद मैंने चौहान वंश, फिर जालोर के चौहान और फिर अन्य राजवंश के बारे में बात करी। उसके बाद मैंने आंदोलन आपके पढ़ाए और आंदोलन होने के बाद एकीकरण पढ़ाया, और एकीकरण पहले दिन 3 दिन की इसकी क्लास लगी थी और 3 दिन में एकीकरण खत्म हो गया था। अब बात सुनने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अपन चित्तौड़ को पढ़ेंगे, यानी कि मेवाड़ वंश को पढ़ेंगे, गुहिल वंश को पढ़ेंगे। सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश है गुहिल वंश। पूरे विश्व में अगर कोई सबसे जो राजस्थान के इतिहास की जो गाथाएं आपको सुनने को मिलेगी, सर्वाधिक गाथाएं, जहां पर मान सम्मान सर्वाधिक आपको मिलेगा, राजस्थान के मान सम्मान राजवंशों को झुकने नहीं दिया है, तो वो कहाँ के शासक रहे हैं दोस्तों? वो रहे हैं अपने मेवाड़ के शासक, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा कुंभा। महान शासक यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, इनकी बात अपन चर्चा करेंगे। अब आगे की जो क्लासें रहेगी ये अपने मेवाड़ वंश की रहेगी, यानी कि मेवाड़ की रहेगी, गुहिल वंश की रहेगी। आगे बताता रहूंगा, वंश के बारे में बताता रहेंगे, सारी जानकारी मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो सभी रेडी हैं, सभी तैयार हैं इस नए टॉपिक को एंजॉय करने के लिए, नए टॉपिक को पढ़ने के लिए और शुरुआत करने के लिए। जो आपके जो एनर्जेटिक जो आप रखोगे, आप नए एनर्जी के साथ, नई एक उत्साह उमंग के साथ जो आप नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल रेडी होना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके पुलिस कांस्टेबल की डेट फिक्स हो गई है, रिट भी फिक्स होने वाली है और पटवार की डेट भी आपके टाइम टेबल मिल गया होगा। जनवरी तक 4-6 सीजन में पटवार का एग्जाम चलेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो पढ़ेंगे, जो गोहिल वंश को यानी कि जो मेवाड़ वंश को पढ़ेंगे अपन, तो ये अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि आपको ज्यादा स्टोरी या ज्यादा बहुत कम, बस अपन मेन मेन फैक्ट की अपन बात करेंगे। जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जिस तरह के पूछे जाते हैं। एक दो बच्चों के कमेंट भी आए थे मेरे पास, तो वो बता रहे थे कि सर अच्छा ये रहेगा कि अपन ज्यादा कहानी ना पढ़ के, ज्यादा डीपली ना जाके, या फिर अपना टाइम खराब ना करके अपन बस मेन मेन फैक्ट की अपन बात करें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे भी यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए और जल्दी से जल्दी आप नई चीज़ों को पढ़ें और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को रिवीजन में दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मेवाड़ गुहिल वंश की बात करते हैं। जहाँ जहाँ भी जो भी क्लियर चीज़ें हो जाएगी, मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करवा दूंगा, सारी चीज़ें रीजन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप तैयार है सभी नए वंश को पढ़ने के लिए? गुहिल वंश की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेवाड़ को अपन पढ़ेंगे। मेवाड़ सबसे बड़ी बात कि इसके बाद कर लेते हैं पहले मेवाड़ में। देखो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन जैसा ही रहेगा, इसके प्राचीन नाम। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन प्राचीन नाम। किसके प्राचीन नाम की बात कर रहे हैं? मेवाड़ वंश के प्राचीन नाम की बात कर रहे हैं। क्या नाम है? मेदपाट।
एक नाम और मिलेगा आपको, मिलेगा मेद पाटन। क्या बोला मैंने? मेद पाटन या प्रागवाट। प्रांगवाट, प्रांगवाट भी दिख जाता है, प्रांगवाट भी दिख जाता है, एक ही बात है। ये किसके प्राचीन नाम हुए? मेवाड़ के प्राचीन नाम हुए। मेवाड़ की जो जनपद रही है, जनपद, वो कौन सी रही है? आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट, सीवी जनपद। कौन सी रही है? सीवी जनपद। ठीक है, कौन सी जनपद रही है? सीवी जनपद ये रही है। ठीक है, और बात करें कि सीवी जनपद की राजधानी क्या रही है? राजधानी सभी को पता होगा, जिसने नॉर्मल नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी पढ़ रखा होगा ना इनके बारे में, मेवाड़ भुइल वंश के बारे में अगर किसी को पता होगा, देखो सबसे पहला एक वास्तविक संस्थापक और संस्थापक। संस्थापक अगर बात करें तो गुहिल वंश के संस्थापक होंगे। कौन होगा? गुहिल एक शासक था। गुहिल, मैं पूरी कहानी ना बता के आपको केवल इतना बताऊंगा कि गुहिल एक शासक था जिसने राजपाट तो किए हैं, इस वंश ने शासक तो किया है लेकिन जंगलों पर किया है। इनके पास ना कोई किला था, ना कोई रहने के लिए एक नगर बसाया था, ना कोई राजधानी इन्होंने बसाई थी। सिर्फ ये जंगलों में या आसपास के गांवों पर भी अधिकार करते थे और इनके वंश वहां पर अधिकार किया करते थे। लेकिन सबसे पहले एक शासक आए थे कालभोज, और उनका नाम रहा, बाद में उनको उपाधि दी गई थी, बप्पा रावल की उपाधि उनको दी गई थी। और वो जब शासक बनते हैं, वो यहाँ के शासक मेवाड़ के यानी कि चित्तौड़गढ़ के एक शासक को पराजित कर देते हैं, उनको मार देते हैं और वहां पर अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि राजा को अगर राजा मार देता है, राजा को जो भी मारेगा वो वहां का क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको वहां पर क्लियर करवा दूंगा। ज्यादा स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी भी ऐसी लगती है कि बिल्कुल महाभारत जैसी टाइप लगती है, तो बताने जैसी। अ, मैंने बताया ना कि अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे उन चीजों पर जो आपके लिए जरूरी नहीं है अभी इस टाइम के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम क्या याद रखने हैं आपको? मेदपाट, मेदपाटन और प्रागवाट। जनपद क्या रही है इसकी? सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी क्या रही है? नगर, नगरी, नगरी, और या इसी को क्या बोलते हैं? माध्यमिका। क्या बोलते हैं इसी को? माध्यमिका इसको बोलती है। सीवी जनपद की क्या राजधानी रही है? नगरी और माध्यमिका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़ फोर्ट, सभी को पता है कहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। किस तरह का दुर्ग स्थित है? जैसे मान लो ये दुर्ग है आप, चित्तौड़ इस तरह का बना हुआ है, इस तरह से, और ये एक पहाड़ी आती है, पठार आता है, पहाड़ी तो क्या, पठार, और ये एक पहाड़ी है, और इस तरह से यहाँ पर रास्ता है जो चढ़ के, चढ़ाई से आप जाओगे, गाड़ी लेके आप जाओगे तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो पहाड़ी है, एक तो ये क्या है? पहाड़ी, और ये क्या है? एक पठार, और ये क्या है? दुर्ग। दुर्ग कौन सा है? ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, ये जो पठार है, ये पठार का नाम क्या है? मीसा का पठार। कौन सा पठार है? मीसा का पठार या मेसा का। देखो इसका नाम वही, कहीं जगह आपको मीसा मिल जाए, कहीं जगह मेसा मिल जाए, एक ही बात है। अधिकतर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मेसा का पठार। ठीक है, मेसा का पठार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा पठार है? मेसा का पठार। और इस पठार के ऊपर जो बना हुआ है वो दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और जो पहाड़ी है ये कौन सी है? चित्रकूट की पहाड़ी। कौन सी है? चित्रकूट की पहाड़ी। अब देखो यहां पर तीन चीजें आपके साथ क्लियर हो रही है। कितनी चीजें? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेसा का पठार कहां पर स्थित है? ये भी चित्तौड़ में स्थित है। चित्रकूट की पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये भी चित्तौड़ में स्थित है। अब समझने वाली बात यह है, आपको समझना क्या है, देखो ये दुर्ग है, ये मीसा का पठार है। ठीक है, ये पठार है,
ठीक है, और ये क्या है, पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, बिल्कुल सभी ने देख रखा होगा, बहुत ही लंबा, बहुत बड़ा एरिया है। आप देखोगे ना तो लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बताया गया है। और एक और है जो कहाँ पर है, वो जैसलमेर का किला। ठीक है, ये लिविंग फोर्ट है, अभी भी यहाँ पर निवास करते हैं लोग, इसीलिए इसको लिविंग फोर्ट बोला जाता है। जहाँ पर निवास करते हैं ना लोग, उसको लिविंग फोर्ट बोला जाता है। बाकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ये कल्चर की बात है, अपन कल्चर में ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, बहुत ही लंबा, एक दिन की क्लास लग जाती है पूरी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बात करें इसको, जब आप जाओगे यहाँ पर देखोगे दरवाजे आएंगे, दरवाजे आएंगे, गढ़ आएंगे, चढ़ते जाओगे तो बहुत लंबा है पूरी पहाड़ी पर। ऐसा लगता है जब आप देखोगे तो इतना लंबा, लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक बिल्कुल क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग ऐसा बना हुआ है कि बिल्कुल आपको मेहरानगढ़ की दुर्ग की तरह, कोटा के दुर्ग की तरह, बूंदी के तारागढ़ की दुर्ग की तरह ऐसा दुर्ग नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल ऐसा लगता है, वहां पर जाने के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि ये दुर्ग नहीं है, अलग अलग एक मंदिर बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, मतलब कुछ अलग टाइप से दुर्ग है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए तो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त चीजें जो हुई ये यहाँ पर हुई है, चित्तौड़ में। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछेगा ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे। देखो, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़ में बना हुआ है, कौन सी जगह पर बना हुआ है, तो ऑप्शन में आप हो सकता है आपको मेसा का पठार भी मिल जाए और आपको चित्रकूट की पहाड़ी भी मिल जाए, दोनों ऑप्शन में मिल जाए। तो अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आपको राइट क्या करना है दोस्तों, मेसा का पठार आपको राइट करना है। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि मेसा के पठार पर ही बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर, फिर उसके ऊपर मेसा का पठार है, फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अगर मेसा का पठार स्थित नहीं है, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया हुआ है, तो आपको राइट क्या करना है दोस्तों, चित्रकूट की पहाड़ी आपको राइट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एग्जाम में पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा एग्जाम हुआ था, लेकिन उस एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में आपको मौजूद है। तो कंफ्यूज वाली चीजें हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये चीजों से, और आपको राइट क्या लगा देना है, मेसा का पठार आपको राइट लगा देना है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक व्यक्ति हुए, उस व्यक्ति का नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम है, चित्रांगद मौर्य। ठीक है, आपको ये भी नाम मिलेगा और एक और नाम मिलेगा, चित्रांग मौर्य। ठीक है, उस चित्रांगद मौर्य ने, ये जो व्यक्ति हुआ, ये शासन किया करता था पहले यहाँ पर, उसने निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। क्या करवाया, निर्माण करवाया। कब करवाया, 8वीं सदी में। ठीक है, कब करवाया, 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी, सदी नहीं लिखेंगे, शताब्दी, 8वीं शताब्दी में क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने कराया, चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य को ही एक और नाम से जाना जाता था, जिसका नाम है चित्रांग मौर्य, और उसके नाम पर ही इसका दुर्ग का क्या नाम रखा, चित्तौड़गढ़। तो इसने निर्माण कब करवाया, 8वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। ठीक है, चित्रांगद मौर्य और मौर्य वंश का एक और शासक हुआ था, एक और शासक हुआ था जिसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था, मान मौर्य। ये यहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक है, कौन शासन कर रहा था, मान मौर्य चित्तौड़गढ़ में प्रेजेंट टाइम पर शासन कर रहा था। जब अपन बात करेंगे किसकी, बप्पा रावल के टाइम की, उसके समकालीन था मान मौर्य। अब ये कैसे करेक्ट हो जाती है, ये सारी चीजें वहां पर कैसे चला जाता है, मान मौर्य से कैसे आक्रमण करेगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा, अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ की। और मैंने आप कोई भी, एक तो ये बात कभी नहीं कहेंगे कोई बात कि सर आप डायरेक्टली बता रहे हो, डायरेक्ट चलेंगे। अब समय ऐसा आ गया है दोस्तों, आपके एग्जाम सिर पर है, कभी भी आपके ऑन स्पॉट एग्जाम हो सकता है, बम फोड़ सकता है बिल्कुल। अब आरपीएससी सारे एग्जाम करवा सकती है कभी भी, तो अपन इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना कि सारी चीजें अपन यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। बहुत सारी चीजें अब हट सकती है, मैं बता रहा हूँ ना क्लियर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीजें अब थोड़ी सी हट सकती है, मैं हो सकता है नहीं बता पाऊँ उनको, जल्दी जल्दी से निकल जाए, तो बिल्कुल आप क्लियर लेके चलना। वैसे पहले बच्चों के कमेंट आ चुके हैं, मुझे बच्चों के जो हाव भाव है वो मुझे नजर आ गए। बच्चे चाहते हैं कि सर अब ज्यादा डीपली मत चाहिए, या फिर जल्दी क्लास को लंबा मत खींचिए, बिल्कुल आप इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी बिल्कुल फटाफट से रहेगी मामला। प्राची नाम की बात करें, समझाने का तरीका अपना वही रहेगा दोस्तों, आप इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। मेदपाद, मेदपाटन या प्रागनाट इसका प्राचीन नाम है। यहाँ पर जो जनपद रही है वो सीवी जनपद रही है। राजधानी क्या, नगरी या माध्यमिका। ठीक है,
बात कर रहे हैं इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कौन से पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूट की पहाड़ी पर। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर या मीसा के पठार पर बना हुआ है। यहाँ का शासक था चित्रांगद मौर्य। चित्रांग मौर्य एक व्यक्ति था जिसने निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ये दुर्ग मैंने आपको डिजाइन बता दिया पूरा। एक आपको जो आप मतलब एक सोच, जब आप आंखें बंद करोगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सोचोगे तो ये तीन चीजें सोच लेना, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ सर ने क्लियर करवा दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं। ये तो हो गया चित्रांगद मौर्य, मौर्य वंश यहाँ पर शासन कर रहा है। और मैंने आपको एक नाम बता दिया, मान मौर्य। क्या नाम बताया था मैंने? मान मौर्य। आप इसको ध्यान रखना, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ उस चीज को। ठीक है, तो सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है? जितनी चीजें बता रहा हूँ वो समझ में आनी चाहिए। बाकी और आपको बहुत सारी नॉलेज में आपको खुद को भी होगी, तो वो चीजें आप भी खुद भी समझे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, बात करते हैं अब गुहिल वंश की। गुहिल वंश, ठीक है, गुहिल वंश, इसको गुहिल वंश भी बोलते हैं और या गुहिलादित्य, गुहिलादित्य। ठीक है, गुहिला वंश या गुहिलादित्य। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी इस वंश की, इस वंश की स्थापना किसने करी थी? गुहिल ने। तो गुहिल क्या हो जाएगा? संस्थापक। देखो मैंने यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना आप। मैं अभी सिर्फ संस्थापक की बात बोल रहा हूँ। अगर गुहिल वंश का संस्थापक की बात करें तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ओनली गुहिल। अब ये गुहिल कौन था, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें टाइम वेस्ट करना रहेगा आपको। बिल्कुल महाभारत जैसी आपको मैं कुंती और सूर्य देव प्रकट होते हैं, कुंती को आशीर्वाद देते हैं, एक उनको गर्भवती होने का जो मंत्र देते हैं, वैसे मंत्र वाली स्टोरी आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। बहुत सौ स्टूडेंट को, बहुत सौ बच्चों को, बहुत से दोस्तों को ये याद भी होगी, सबको पता होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। देखो एक चीज होती है कि गुहिल वंश है, आप ध्यान रखना कहाँ का वंश है? चित्तौड़गढ़ का वंश है। कैसे वंश बना था? ये जंगलों में रहता था, इनके पास ना कोई किले थे, ना कोई इनके पास महल थे बड़े बड़े जहां पर ये राज किया करते थे। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, ये जंगलों पर रहते थे। इनकी जो इनका जो अपन एक तरह से बोले ना कि राज्याभिषेक कैसे होता था, तो ये गांव के लोग द्वारा एक सिस्टमेटिक तरीका होता था वहां के, तो इस तरह से इनका राज्याभिषेक होता था। और मेवाड़ में आप ध्यान रखना, जो अभी भी राज्याभिषेक होता है वो वहां पर होता है। मैं वो चीज बताऊंगा आपको, पहले आप यहाँ पर ध्यान से सुनना। ठीक है, वो कहानी अगर टाइम रहेगा तो मैं आगे बता दूंगा आपको। गुहिल वंश की अपन बात कर रहे हैं। गुहिलादित्य गुहिल वंश का संस्थापक है। मैंने वास्तविक संस्थापक की बात नहीं करी है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक, वो है कालभोज। कालभोज का ही नाम था बप्पा रावल। ये वास्तविक संस्थापक क्यों कहलाए? क्योंकि इनके वंश ने यहाँ पर राज किया और इन्होंने अधिकार किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। कैसे अधिकार किया? देखो क्या होता है कि कालभोज जो है वो पराजित कर देता है किसको? मान मौर्य को पराजित कर देता है, उनको मार देता है, और राजा को जो मारेगा वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब क्या होता है, वहां से ही क्या होता है, गुहिल वंश की जो है एक राज आ जाता है। एक तरह से अपन बोले कि एक महल मिल जाता है उनको, दुर्ग मिल जाता है, और एक तरह से ऐसा लगता है कि राजा जैसी फीलिंग बन जाती है उनके पास। अब ये सारी चीजें बन जाएगी तो वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहलाए। पहले ये ऐसे इस तरह से नहीं रहते थे, इस तरह से इनके पास राजा जैसी फीलिंग नहीं थी इनके पास। तो गुहिल वंश, गुहिल के वंश के, इन्हीं का एक वंश था ये, वंशज। इन्हीं का क्या था? वंशज था। एक काल किन का? कुहिल वंश का, यानी कि गुहिलादित्य का ही वंशज था कालभोज। ठीक है, इससे पहले बात करें तो एक और होता था नागदित्य, नागादित्य। ठीक है, नागादित्य हुआ, फिर इनके ही क्या हुए? वंशज हुए, इनके ही वंशज से कालभोज। ये सिस्टमेटिक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, संस्थापक पूछे तो गुहिल है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अपन ये हो कालभोज। लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ वास्तविक संस्थापक ही पूछा जाएगा, क्योंकि अपन केवल मेवाड़ की बात कर रहे हैं, गुहिल वंश की बात करें। गुहिल वंश कहाँ से शुरू हुआ? कालभोज से शुरू हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुहिल वंश की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कब हुई थी? 566 ईस्वा पूर्व।
कब हुई थी? 566 ईस्वी में, ठीक है। ये क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। किसने करी थी स्थापना? गुहिल के द्वारा की गई थी, ठीक है। इनके वंशज थे कौन? कालभोज इनके वंशज थे। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन कालभोज की, ठीक है। किनके बारे में बात करेंगे? कालभोज। समझ में आपको पूरी कहानी? है मैंने क्या बताया आपको? गुहिल वंश की अपन बात कर रहे हैं, इसी को आपको बोला जाएगा गुहिलादित्य। ये संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, इनके ही वंशज थे कालभोज। कालभोज को एक उपाधि दी गई थी। ये क्या थी? उपाधि। ये क्या थी? उपाधि थी, ठीक है। ये उपाधि दी गई थी, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे किसने दी थी उपाधि। वास्तविक संस्थापक कालभोज बप्पा राव। यहीं से प्रारंभ हो जाता है गुहिल वंश का मेवाड़ के प्रति। जो भी मेवाड़ पर अधिकार होगा वहां पर आक्रमण करेगा और विजय करेगा उसको, ठीक है। वंशज 566 ईस्वी में क्या होती है? गुहिल वंश की स्थापना होती है। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? और इनके ही वंशज थे कालभोज बप्पा राव। अब यहाँ से प्रारंभ हो जाता है मेवाड़, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, कालभोज के बारे में। देखो इनका नाम है कालभोज। सुनना, पूरी कहानी सुनना आप। कालभोज, एक व्यक्ति का नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है हरित ऋषि। क्या नाम आता है? हरित ऋषि। हरित ऋषि की सेवा करता था, सेवा किया करता था, या हरित ऋषि की गाय चराता था। ये जो व्यक्ति है कालभोज है। होता क्या है? देखो पूरी कहानी सुनना आप। क्या होता है? थोड़ी सी कहानी, 5 मिनट का टाइम लगेगा, मैं पूरी कहानी सुना दूंगा। कालभोज वही मैंने आपको बताया गुहिल वंश का संस्थापक है, वही जंगलों में रहते थे, वही इनके राज्याभिषेक हुआ करते थे। तो वहीं से एक बच्चा निकला, कालभोज। कालभोज जब बच्चा हुआ तो वहां पर ये रहता था कि यार जो छोटे बच्चे रहेंगे, ये इस तरह के जो बच्चे होंगे वहां पर, तो सिस्टम ये रहता था कि आपको एक सेवा करनी पड़ेगी, एक धर्म में जाना पड़ेगा और आपको एक ऋषि मुनि रहेंगे, इनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। जैसे इसको काम दिया गया कालभोज को, लेकिन इसका मन नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? मन नहीं लगता था। तो ये अलग तरह से निकलता था कि यार मुझे तो आलस आता है ऐसे काम करने में, मैं तो नहीं करूंगा ये सब। तो वहां से भाग जाता है, वहां से मतलब मना कर देता है, ये काम नहीं करूंगा। तो ये गाय चराने लग जाता है, वहां पर किसी ऋषि के पास चला जाता है, किसी बड़े लोगों के पास चला जाता है, या फिर वहां पर गाय चराने लग जाता है। ये इस तरह की गाय चराने लग जाता है, ठीक है। तो गाय चराता है, तो इसके पास एक गाय, जिसके पास एक गाय चराता था, तो एक गाय थी जो मतलब जो अच्छा सा दूध देती थी और उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जस्ट नीचे बाल्टी रखो और वो प्रारंभ कर देती थी अपना काम बिना धोने के काम। तो ये चमत्कारी गाय थी यार, ये तरह से। तो ये क्या होता था कि वो जहां पर ये गाय चराता था, तो ये देखता है कि क्या होता है कि ये हरित ऋषि की भी गाय था। हमें हरित ऋषि से कैसे मिलता है ये सुनना आप। तो वो गाय एक बार, एक दो दिन क्या हुआ, देखा उसने यार नीचे बाल्टी रखी हुई है, गाय नहीं मिलती, गाय कहाँ चली जाती है। तो ये देखता है, ढूंढते ढूंढते गाय को ढूंढते ढूंढते जाती है। तो गाय इसको कहाँ पे मिलती है? एक घास थी, उसके ऊपर ये गाय खड़ी हुई थी। तो ये देखता है कि यार ये तो चमत्कारी गाय है, यहाँ पर ये मैं इतने दिन से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, और ये जो है, वो जो मालिक था वो पूछता है कि यार ये तू आजकल दूध क्या नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या तू पी रहा है क्या इसको? तो इस तरह से कालभोज मना करते कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं पी रहा, मेरे को तो देखा ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, गाय कहाँ दूध दे रही है, ऐसे वगैरह वगैरह कहानी ये सब बताते हैं। देखो कितनी सिस्टमेटिक तरीके से कहानी बनाई हुई है। तो ये तलाश करते हैं गाय कहाँ गई। तो ये देखता है, तो गाय एक जो शिवलिंग बना हुआ था उसके वहां पर गाय जो है वो दूध, वहां पर उसका जो वो जो भी आप है वो शुरू हो रहा था, ठीक है। तो वहां पर ये जाता है कालभोज, बालक तो था ही, ये ज्यादा बड़ा नहीं था। तो वहां पर जाता है, तो उस शिवलिंग के पास में कौन तपस्या कर रहे होते हैं? हरित ऋषि नाम का व्यक्ति जो है, ये हरित ऋषि व्यक्ति का नाम वहां तपस्या कर रहा होता है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया कैसे? हरित ऋषि से। हरित ऋषि इसको देखता है, ये सारी चीजें जो भी हुई है इनके साथ हो गई। और क्वीन कालभोज किनकी सेवा में चला जाता था? हरित ऋषि की सेवा में, सेवा करता था। ठीक है। अब कौन मिल गया इनको? हरित ऋषि इनको मिल गया, कालभोज को हरित ऋषि मिल गया। अब हरित ऋषि किसकी सेवा, हरित ऋषि की सेवा कौन करेगा? कालभोज सेवा कर, बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से सेवा करता था, इनकी गाय को संभालता था, महल को संभालता था। बड़ा लोग था, हरित ऋषि थे ये, धर्म के मानने वाले थे, सेवा हुआ करते थे, आस्तिक थे। अपन क्या बात करें, जैसे तपस्या हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें इनको आती थी। तो हरित ऋषि की क्या करने लग गया? सेवा करने लग गया, बहुत प्रसन्न, बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा करने लग गया, सारी सेवा करता था और हरित ऋषि को बहुत प्रसन्न रखता था। तो एक बार क्या होता है कि हरित ऋषि ये बोल के कालभोज को निकल जाते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखना, महल वेल तेरे को संभाल के जा रहा हूँ मैं, सब कुछ ध्यान रखना।
पशुओं का भी ध्यान रखना, अपनी गायों का भी ध्यान रखना, घर पे जो भी है सबका ध्यान रखना, यहाँ पर सामान वगैरह सबका ध्यान रखना। मैं थोड़ी तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं, वो भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि हाँ वरदान मांगे। तो अब हरित ऋषि क्या मांगे? वरदान मांगे, अपने लिए मांगेंगे क्योंकि तपस्या कर रहे थे। तो वो अपने लिए तपस्या में वरदान नहीं मांगते हैं, वो किसके लिए मांगते हैं? कालबोझ के लिए। किसके लिए मांगते हैं? कालबोझ के लिए। वो क्या मांगते हैं कि मैं कालबोझ को अमरता का वरदान मांगता हूँ। भगवान, अरे यार ये क्या गजब हो गया, मैंने बड़े बड़े लोगों को, रावण जैसे लोगों को मैंने क्या नहीं दिया? अमरता का वरदान नहीं दिया। तुम एक कालबोझ को एक अमरता का वरदान देते हो, ये तो मैं नहीं दे सकता। अब क्या करें भाई, क्या करें? अब हरित ऋषि कंफ्यूज हो गया, भाई क्या करें यार, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो एक इसका समस्या का हल निकालने के लिए एक क्या देते हैं, उनके पास एक पान की पुड़िया दे देते हैं। किसको? हरित ऋषि को। कौन? जो भगवान प्रकट हुए थे, वो जो देवता प्रकट हुए थे, वो हरित ऋषि को कि हाँ चल ठीक है। अब वो ये बोलते हैं कि तेरे जिंदा रहने से पहले, देवता बोलते हैं किसको? हरित ऋषि को, तेरे जिंदा रहने से पहले अगर तू ये पुड़िया, पान की जो पुड़िया है, वो अगर कालबोझ के मुंह में डाल देगा, कालबोझ के मुंह में अगर उसको खिला देगा, तो कालबोझ क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ये इतनी सी बात बोल के और वो गायब हो जाते हैं। अब गायब हो गए, अब तो बुलाए बुली उनका कैसे भी सॉल्यूशन निकालो। बस एक ही बात बोल गए। अब ये बात बोल गए तो भाई चले गए। अब तो अब क्या करें? अब तो कालबोझ होना चाहिए सामने और मेरे पास पान की पुड़ी, यार मैं डाल दूं उनको बस। इस तरह का सिस्टम है। हरित ऋषि कंफ्यूज हो गया, यार ये बड़ी सिस्टम वाली चीज है यार। अब मैं चल बसूं तो फिर बीच में उसको बुलाने जाऊं, मेरे को कोई मार दे वार दे, तो फिर ये तो अमरता भी खत्म हो जाएगी। तो इतने में क्या होता है कि यार वहाँ आसपास पड़ोसी, भाई कालबोझ को बुलाओ, कालबोझ को बुलाओ जल्दी से। भैया कालबोझ को बुलाने निकल जाते हैं। अब इतने में फिर यमदूत आ जाते हैं। क्या कि भैया आपका टाइम हो गया है, हरित ऋषि का आपका टाइम हो गया, अब चलो हमारे साथ। अरे अरे कैसे चले? ये क्या कर रहे हो? अभी तो भाई मेरा काम तो खत्म ही नहीं हुआ है पूरा। मेरा काम था उसको ये पानी की पुड़िया खिलाना, ये खत्म ही नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं चलो आप चलो। वो रथ लेके आ जाते हैं यमदूत, अपना वाहन लेके आ जाते हैं। कौन सा वाहन है? जो भी उनका वाहन है, जो भी वो लेके आते हैं, एक रथ लेके आ जाते हैं। गजब से वो तो जबरदस्ती करते हैं, नहीं नहीं यार बैठो तुम तो, यार टाइम हो गया, मेरे को तो ऑर्डर आया, मेरे को तो आदेश का पालन करना है, नहीं तो मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। ऐसा बोल देते हैं। हरित ऋषि क्या करें? यार कालबोझ आना चाहिए, दूर दूर तक देख रहे थे कहाँ है कहाँ है। अरे उसको बुलाओ यार, जल्दी से लेके आओ, मुझे पान की पुड़िया खिलानी है। अब क्या करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। मामला सेटअप हो रहा है, पूरा मामला बिठा दिया है मैंने, बड़ी तपस्या करी है मैंने, बड़े बड़े घी भी डाले हैं मैंने, गाय का घी डाला है एकदम। कितनी मुश्किल से तो देवता प्रकट हुए और ये कालबोझ पता नहीं कहाँ अटक गया है। अब वो क्या करें? अब उधर के हम लोग तो परेशान कर रहे हैं, वो तो बिठा के ले जाएंगे। इतना मैं खींच खींच के उनको हरित ऋषि को बिठा दिया कहाँ पर? रथ में। और वो उड़ गए। इतने उड़े और उधर से कालबोझ आ गया आगे, मालिक 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 मालिक। अरे कालबोझ कालबोझ तू कहाँ था कहाँ था? अब क्या करे, बात करने का तो समय नहीं है। कालबोझ भागता जा रहा है, हरित ऋषि को लेते जा रहे हैं उधर, हरित ऋषि को ऊपर चलता जा रहा है। कालबोझ भागता जा रहा है, मालिक मालिक मालिक। तो कालबोझ को समझ में नहीं आ रहा क्या वो चल रहा है। तो इतने में हरित ऋषि जो है वो आवाज देते हैं कालबोझ को, अरे सुन रहे कालबोझ कि बोलो मालिक, मुंह फाड़ मुंह फाड़, मुंह खोल। कालबोझ मुंह खोल देता है और इतने में वहां से पान की पुड़िया फेंक देते हैं। वो कौन फेंक देते हैं? हरित ऋषि भाई साहब फेंक देते हैं। अब हरित ऋषि भाई साहब जैसे ही पान की पुड़िया फेंकते हैं, और वो मुंह में तो नहीं जाती और वो पैर पे पड़ जाती है। अरे कालबोझ ये क्या किया रे भाई तूने? इतनी मेहनत करके मैं तेरे लिए अमरता का वरदान लेके आया था। अरे साहब मालिक, मुझे क्या पता ये अमरता का वरदान है, मैं इसको उठा के खा लूं? अरे नहीं रे, इसका तो जादू ही खत्म हो गया। एक ही बार जादू रहता है, क्योंकि जो देवता प्रकट हुए थे उन्होंने कहा था कि एक ही बार आप इसका यूज ले सकते हो। जैसे कर्ण को एक क्या दिया था? अस्त्र दिया था। किन्होंने? इंद्र ने, कि एक ही बार आपको इसको यूज कर सकते हो। वो बोलता है मैं अर्जुन पे करूंगा। ऐसे ही एक हरित ऋषि को पान की पुड़िया दी थी और एक ही बार आपको फेंकनी थी, वो एक ही बार खिलानी थी। अब कहाँ पर भी जाए वो उसका खत्म कर देगा सिस्टम। हरित ऋषि समझ में नहीं आए। रे कालबोझ क्या करा तूने यार, क्या करा? ये तो सारा सिस्टम खत्म कर दिया, तेरे लिए इतनी मेहनत करी थी और तूने। तो मालिक क्या करूँ, क्या खा जाऊं क्या वापस की? कुछ मतलब नहीं है, अब तो स्वाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा इससे। फिर हरित ऋषि किसको बोलते हैं? कालबोझ को बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बोल जाते हैं हरित ऋषि कालबोझ को। क्या बात बोल के जाते हैं? वो बोल के जाते हैं कि जहां पर ये गिरी है, जो पान की पुड़िया जहां पर गिरी है, जिस पेड़ पर जहां पर तू खड़ा है ना, ये तेरी नींव कोई नहीं हिला सकता है जब तक ये, अब ये अमर हो गया तेरा,
तेरी नींव कभी भी नहीं हिला सकता, कोई भी तेरे को गुलाम नहीं बना सकता। और जहां पर तू खड़ा है, इस जमीन को खोद कर देखना, यहाँ पर निर्माण करवाएगा, तुझे बहुत सारा सोना मिलेगा, धन मिलेगा, चांदी मिलेगी, यानी कि मुद्राएं मिलेंगी बहुत सारी। उन मुद्राओं से तू एक सेना तैयार करना, एक फौज तैयार करना, और अपने आसपास समकालीन जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, उन पर आक्रमण करना और अधिकार जमाना। ये तेरे को मैं वरदान देके जाता हूँ। और कालभोज ये सुन लेता है, चलो भाई ठीक है यार, पान की पुड़िया खाई नहीं तो, लेकिन काम तो आ गई। उन्होंने वरदान दे दिया कि जहां पर मैं खड़ा हूं वो मेरी नींव नहीं हिला सकता। यहाँ की खड़ा कहाँ पर था ये? कहाँ पर खड़ा था? ये मेवाड़ क्षेत्र में ही खड़ा था। कहाँ पर खड़ा था? नागदा के आसपास के क्षेत्र पर खड़ा था। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है कालभोज के साथ। और कालभोज को उपाधि भी कौन देता है? हरित ऋषि देता है। किसकी? बप्पा रावल की। वहां से रथ पे चलते चलते ही बोलता है हरित ऋषि, मैं तेरे को बप्पा रावल की उपाधि भी देता हूँ। अरे सुन रहे बप्पा रावल, तू आज के बाद यहाँ से कोई तेरे को नींव हिला नहीं सकता, और तू हमेशा के लिए यहाँ से हटेगा भी नहीं। और तू जहां पर खड़ा है वो जमीन खोद के देखना, तेरे को यहाँ पर बहुत सारा धन मिलेगा, सोना मुद्राएं मिलेगी। उन धन को, सोना को इस्तेमाल करना और इनकी मदद से एक फौज सेना तैयार करना। ठीक है, अब सुन कौन रहा है ये सारी बात? कालभोज सुन रहा है। अब कालभोज हो जाता है, ये सारी सुन रहे, सारी चीजें तैयार हो रही है। अब कालभोज क्या करे? कालभोज के आसपास के क्षेत्र में क्या करे? अब कालभोज क्या कर रहा है? सारे महल इसके हो जाते हैं, सारी मुद्राएं इसकी हो जाती है, खोज के देख लिया, फौज तैयार कर ली, सेना तैयार कर ली। सेना को लेके, फौज के लेके कहा जाता है? मान मौर्य के पास जाता है। कहा जाता है? मान मौर्य के पास जाता है। मान मौर्य कौन? आपको पता होगा, यही चित्रांग मौर्य का एक वंश जो है, मौर्य वंश, उसका ही एक शासक हुआ करता था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। यहाँ पर कालभोज क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। क्या करेगा दोस्तों? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया, और मान मौर्य पराजित हो जाता है। पराजित हुआ और मारा जाता है। क्या करा जाता है? मारा जाता है। कौन मारा जाता है? मान मौर्य जाता है। किसने मारा? कालभोज ने। किसने? बप्पा रावल ने। अब बप्पा रावल मान मौर्य को मार देता है। अब इसके बाद क्या होगा? राजा को जो मारेगा वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। राजा कौन बन जाएगा अब चित्तौड़गढ़ का? मान मौर्य के मारने के बाद कौन राजा बनेगा? कालभोज, यानी कि बप्पा रावल। और इस तरह दोस्तों शासक कौन बनेगा? अपना छोटा भाई बप्पा रावल। तो आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे बता दीजिए। जैसी भी लगी, ऐसी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। पान की पुड़िया किसने खाई? पेड़ ने खाई, और पेड़ क्या हो गया? जम गया। कहां पर? गुहिल वंश में, और ये डल गया बप्पा रावल। ये उपाधि वाला नाम है बप्पा रावल का। क्लियर हुआ यहां तक? क्या हो जाता है बप्पा रावल? वास्तविक संस्थापक। संस्थापक किसका? गुहिल वंश का। किसका? गुहिल वंश का। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखना, बप्पा रावल ने जो आक्रमण किया था, आक्रमण किया, आक्रमण जो किया था वो आपको ध्यान रखना है 734 ईस्वी में किया था। किस पर? मान मौर्य पर, चित्तौड़ पर। और यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन था? मान मौर्य। बप्पा रावल मान मौर्य को क्या कर देता है? पराजित। और मान मौर्य क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त। ठीक है, और शासक कौन बच जाता है? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल से पढ़ते हैं गुहिल वंश के बारे में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? सबसे बड़ी बात आपको समझ में आई? आप इसका लिखिए। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो वास्तविक संस्थापक कौन है?
वास्तविक संस्थापक कौन है? ध्यान रखना, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। ध्यान रखना, ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। काफी टाइम से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, मजा आ रहा है ना क्लास में, इंटरेस्टिंग बन रहा है ना। देखो जो जो जरूरी रहेगी ना स्टोरी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जो फैक्ट वाली चीजें आपको लगे कि सर मजा नहीं है, मतलब या फिर बनाने का कोई मतलब, गुहिल वंश कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, जैसे मैंने अभी बताई ना आपको, उससे भी काफी बड़ी है। अब रीजन ये निकलेगा कि आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप ध्यान रखना, गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिल, और इसके ही एक वंशज हुआ करते थे कालभोज नाम का व्यक्ति, जो हरित ऋषि की गाय चलाता था, वहां की सेवा करता था, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही आक्रमण करता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, मान मौर्य पर, उसको पराजित करता है और वहां पर अधिकार जमा लेता है। किसके आशीर्वाद से? किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। और बप्पा रावल क्या बन जाता है? वास्तविक संस्थापक बन जाता है गुहिल वंश का। ठीक है। और जैसे ही ये शासक बना कहाँ का? चित्तौड़ का। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का। और शासक बनते ही निर्माण करवा दिया इसने। भक्त तो था ही हरित ऋषि, किसका? भगवान शिव का। तो शिव की प्रार्थना, शिव की आशीर्वाद से हरित ऋषि को आशीर्वाद मिला, और हरित ऋषि का आशीर्वाद किसको? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल भी फेमस हो जाएगा किसके नाम से? भगवान भोलेनाथ के जो आशीर्वाद से जो फेमस हो जाएगा। दीवान मानते थे एकलिंग जी को, उनके दीवान बनकर कार्य किया करते थे मेवाड़ के शासक। किनके दीवान? एकलिंग जी। तो पहला निर्माण किसका करवाता है? एकलिंग जी का। एकलिंग जी का निर्माण करवाता है। किसका? एकलिंग जी का। ये क्या है? एकलिंग जी मंदिर है ये। ठीक है। निर्माण करवा देता है एकलिंग जी मंदिर का। ठीक है। उसके बाद लकुलिश जी का, सेकंड नंबर पे लकुलिश जी मंदिर का। ठीक है। तीसरे नंबर पे सहस्त्र बाहु मंदिर। इसको ही क्या बोलते हैं? सास बहू। इसको ही क्या बोलते हैं? सास बहू मंदिर। और ये जो तीनों मंदिर है, ये कहां पर स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर। उदयपुर में भी कहां? नागदा में। उदयपुर में भी कहां है? नागदा में। और नागदा को क्या बोल जाता? अभी प्रेजेंट है, पहले क्या नाम था? नगेंद्रपुर। क्या नाम था? नगेंद्रपुर इसका नाम था। और नागदा में कहां पर निर्माण करवाता है? नागदा। और नागदा आपको पता होगा, सर्वप्रथम गुहिल वंश की जो राजधानी बनती है, जो बप्पा रावल जो राजधानी बनाते हैं, राजधानी बनाई, यहीं पर लिख देता हूं, राजधानी बनाई। कौन सी बनाई? नागदा। कौन सी बनाई? नागदा इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और निर्माण करवाया एकलिंग जी मंदिर का, लकुलिश जी का मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर। सहस्त्रबाहु को मंदिर को क्या बोला जाता है? सास बहू। 2011, 2007, 2013 आरएस में, पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया है, सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा उदयपुर में। लकुलिश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर स्थित है नागदा उदयपुर में। ध्यान रखना एक और चीज, जो एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है कैलाशपुरी गांव में। कहां पर बना हुआ है? कैलाशपुरी गांव में। और ये कैलाशपुरी जो गांव स्थित है, ये है नागदा में। उदयपुर में नागदा है, और नागदा में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है कैलाशपुरी। समझ में आया? तो ऑप्शन में क्या था, जब पूछा गया था एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है, तो उसमें ये पूछा गया था कि एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन में क्या था? कैलाशपुरी था, नागदा नहीं था वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है ये कि कैलाशपुरी में भी स्थित है। निर्माण करवाते हैं, शासक बनते ही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, और निर्माण करवा देते हैं इन तीन मंदिर का। बहुत ही फेमस मंदिर है। एकलिंग जी को दीवान मानते थे, बहुत बड़ा नाम है एकलिंग जी का, महादेव का मंदिर है। इनके दीवान बनकर कार्य किया करते थे मेवाड़ के शासक, ये आपको पता होगा। वास्तविक संस्थापक बता दिया, राजधानी बता दी नागदा। दूसरी बात, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सहस्त्रबाहु की बात करें, सहस्त्रबाहु मंदिर को क्या बोला जाता है? सास बहू का मंदिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सास बहू का मंदिर भी बोला जाता है। अब सास बहू देखो, कोई भी एक नाम होता है जिसका चलन ज्यादा होने लग जाता है ना, जब अपनी जुबान पे ज्यादा होने लग जाता है, तो उसके नाम ही परिवर्तित हो जाते हैं।
जैसे पतंग उड़ाई है, किसी ने पतंग उड़ाई है, तो पतंग कटती है तो उसको क्या बोला जाता है? बहुत सी जगह तो बोला जाता है काई पोछ है, गुजरात में तो काई पोछे बोलते हैं। लेकिन आप देखोगे इधर जैसे जयपुर साइड में या अपने इधर साइड में तो बोलते हैं अलग होना। क्या बोलते हैं? अलग होना। क्या बोलते हैं? अलग होना। अब ये बोलते बोलते जैसे पतंग कटी अलग होना, पतंग उड़ी अलग 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 अलग, बोलते बोलते ये क्या हो गया? हलग। अब जल्दी से बोलोगे तो क्या बोलोगे? हलग। तो अलग को क्या बोल दिया? हलग बोल दिया। घना। घना। घना बसा क्षेत्र, सुना है नाम? घना बसा क्षेत्र। तो घना को घना 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 बोलते बोलते क्या कर दिया? घना। घना। ये लो। जो प्रचलन में रहते हैं, ज्यादा जुबान में रहते हैं, तो लाड साहब, तो लाड साहब को क्या बोलते हैं? लॉर्ड। अब इसको बोलते बोलते क्या हो गया? लाड साहब। लाड साहब। साहब को क्या हो गया? साहब हो गया। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लॉर्ड और लाड ये सारी चीजें जो प्रचलन में होती है, चलन में होती है, तो नाम परिवर्तित होता है। सहस्त्र बाहु बोलते 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 क्या हो गया? ये सास बहू हो गया। बस इतनी सी कहानी है इसके पीछे। तो सहस्त्र बाहु लकुली जी के मंदिर, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल के द्वारा किया गया था। नागदा में, उदयपुर में स्थित है। जो एकलिंग जी की स्टोरी है कैलाशपुरी वाली, वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, पर्याप्त है आज के लिए। नेक्स्ट की अपन अगले दिन बात करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बप्पा रावल को आगे पढ़ेंगे, आगे इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। कोई कमी रही हो क्लास में तो वो भी बताएं। तो बाकी वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाइए, उस पर बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका समाधान किया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।